मैं ये कहता हूँ मुझे वो भी नहीं देना चाहिए था, लेकिन जब इस लेवल पे बात चलेगी तो मैंने रिएक्शन बना। उन्होंने बाद में ये कहा कि भाई मैं किसी के दिल को अगर ठेस पहुंची है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। बाकी चीज़ें आपने भाजपा के खिलाफ बोली, एक्सेप्टेबल है भैया, हम लोगों के सेवादार हैं, हम सुन सकते हैं। लेकिन एक चीज़ नहीं एक्सेप्ट हुई कि जब आपने ये कंपैरिजन किया कि जम्मू के डोगरे जो यहाँ पर बैठे हैं, जो यहाँ के जम्मू के नेता हैं, ये सब नालायक हैं और जो लायक हैं वो कश्मीर और हिमाचल वाले हैं, तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। हाँ देखिए ना, उन्होंने जम्मू के डोगरा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा जम्मू के नेता। और जम्मू के नेता कौन है? बिल्कुल डोगरे, चाहे बीजेपी में है, चाहे कांग्रेस में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में, चाहे पीडीपी में है ना। तो वो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा कि हम डोगरा सम्मान वाले दिन हम डोगरा नेताओं को ही, जम्मू के नेता सारे डोगरा हैं, हम ऐसा शब्द इस्तेमाल करें। ना जाने उनके अंदर क्या ठेस थी, उनको क्या था, उन्होंने निकाला, अच्छा किया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुझे जब तक वो भाजपा के खिलाफ बोलते रहे हमारा कोई रिएक्शन नहीं था। जब उन्होंने जम्मू के नेताओं के खिलाफ बोला, जम्मू का शब्द इस्तेमाल किया, तो उस वक्त मुझे थोड़ा चुभा, इसलिए मैंने रिएक्शन दिया। मैं कहता हूँ मुझे वो भी नहीं देना चाहिए। 370 और 35 से को लेकर बहुत से सवाल कई बार अपोजिशन पूछते आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण विराम लगा दिया और कई ऐसे कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनको अभी भी ये कह रहे हैं कि अभी हमारी जंग जारी है। जनाब, एक तरफ आप कहते हो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो माननीय है और दूसरी तरीके से कहते हो कि जंग जारी है। आखिरकार ये दोहरी बातें, दोहरी राजनीति कब तक चलेगी? हमारे साथ विबोध गुप्ता जी। विबोध जी, ये एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हामी भी भरते हैं और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जंग जारी है। ये कौन सी जंग लड़ रहे हैं जो पूरा हिंदुस्तान मान के बैठा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐसी जंग 70 साल से लड़ रहा है जिसके अंदर कत्लो-गारत है, खून खराबा है, आतंकवाद है, अलगाववाद है, पत्थरबाजी है, बंद है। ये एक जंग नेशनल कॉन्फ्रेंस 70 साल से लड़ रही थी और अपने सामने टारगेट यही रखती थी कि 370 टूटने नहीं देंगे, 35 से टूटने नहीं देंगे, हम 1953 की पोजीशन वापस लाएंगे, यहाँ परमानेंट सिस्टम वापस लाएंगे। इस किस्म के बहकावे देकर और इस किस्म की बातें कर कर कश्मीर के युवाओं को उन्होंने हमेशा बरगलाया, कश्मीर के युवाओं को हमेशा अलगाववादी बनाया और अलगाववाद को हमेशा ताकत दी। और जब अब मैं ये बता रहा हूँ ना, मनमानी उनकी नहीं चल पा रही इसलिए तकलीफ हो रही है। हाँ, मैं यही आपको बता रहा हूँ। उन्होंने जो मेहनत की थी, जिससे उन्होंने यहाँ पर अलगाववाद, आतंकवाद और पत्थरबाजी खड़ी की थी, आज वो 370 और 35 से हटने के बाद ख़त्म हो गई जी। इसलिए परेशानी है, एक बात। दूसरी बात, इनकी हमेशा कथनी और करनी में फ़र्क रहा। एनडीए की गवर्नमेंट थी, अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ पर, उसमें एनडीए की गवर्नमेंट ने एक पोटा कानून लाया जी, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट लाया जी। वो इसलिए था कि भाई टेररिस्ट को जो OGW होते थे, कोई एविडेंस नहीं मिलती थी, वो छूट जाते थे, इसलिए पोटा के तहत उनको बुक किया जाए। आपको अंदाज़ा है इस बात का कि, और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी अंदाज़ा होना चाहिए, वो 370 के रहते हुए सबसे पहली स्टेट अगर कोई थी जिन्होंने पोटा को इम्प्लीमेंट किया था, वो फारूक अब्दुल्ला जी थे, जो आज 300। अगर पोटा जो कि हम कह सकते हैं कि ऐसा कानून था जिस कानून में आप किसी को भी बंद कर सकते थे, 370 यहाँ पर था, आपने पोटा क्यों लाया? बिल्कुल ठीक। दूसरी बात, अमर अब्दुल्ला एनडीए में मिनिस्टर थे और यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर थे, बड़ी मेजॉरिटी के साथ थे। यहाँ की कैबिनेट और यहाँ की असेंबली ने एक बिल पास किया ऑटोनॉमी का, ठीक, और बिल पास करके उन्होंने दिल्ली भेज दिया और दिल्ली में हमारी सरकार ने उसे फाड़ कर रद्दी की टोकरी में डाल दिया। तो अमर अब्दुल्ला ने सरकार से रिज़ाइन नहीं दिया। ये इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया 370 और 35 को लेकर, वो हकीकत थी, क्योंकि जब ये लाया गया था उस समय भी यहाँ पर पटेल जी ने उसका विरोध किया था जी, हमारे लौह पुरुष, और उसके साथ बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने उसका विरोध किया था, लेकिन नेहरू जी अड़ गए। उन्होंने कहा ये लाना पड़ेगा, ये स्पेशल स्टेटस मुझे देना पड़ेगा। और जब पार्लियामेंट में इसकी बहस हुई तो पार्लियामेंट में उन्होंने कहा ये टेम्परेरी है, घिसते घिसते घिस जाएगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई जब टेम्परेरी है तो इसको रहना नहीं है। उन्होंने जो फैसला सुनाया, जब अगर उसको आपको पढ़ोगे, आप उसको देखोगे, तो वो तथ्यों के ऊपर है।
और आज ये लोग जो कहते थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ये कहते थे कि हमें ये फैसला मंजूर है, सुप्रीम कोर्ट जो देगी हम मानेंगे, आज क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीर के युवाओं को गुमराह करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कश्मीर के युवा जो अब स्ट्रीम लाइन में आ चुके हैं, आज कश्मीर के अंदर भारत माता की जय के उद्घोष होते हैं। कश्मीर के युवाओं के हाथ में पत्थर की जगह तिरंगे झंडे हैं। कश्मीर में 2 करोड़ टूरिस्ट आ गया। कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद पत्थरबाजी की एक घटना नहीं हुई। कश्मीर में अलगाववाद ख़त्म हो गया, बंद का चार्ट ख़त्म हो गया। ठीक है, वो दोबारा रिवाइव हो, इसलिए ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस के आकाओं को ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर टेररिस्ट स्टेट से टूरिस्ट स्टेट बन चुका है, आप भी इसमें सहयोग करो। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हाल ही में एक बयान दिया है, कहा प्रभु श्री राम जो है वो सबके हैं, वो हिंदू के भी हैं, वो मुसलमान के भी हैं, वो सिख के भी हैं, ईसाई के भी हैं, लेकिन अगर अयोध्या में उनको निमंत्रण आता है तो वो भी जाना चाहेंगे। क्या अयोध्या के लिए स्पेशल इनविटेशन भाजपा तैयार कर रही है? क्या घर घर पहुंचेंगे इनविटेशन प्रभु राम के दर्शन करने के लिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि भाजपा जो है वो ये इनविटेशन बनाना या इस प्रोग्राम का हिस्सा है। वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी वहाँ हमारे रामलला को जाकर स्थापित करेंगे, लेकिन ऑर्गेनाइज़र जो है वो वहाँ की कमेटी है, इसलिए वो किसको निमंत्रण दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे हैं ये भाजपा को नहीं पता है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला तो मर्जी से तो इंसान जा सकता है। अगर फारूक अब्दुल्ला ये उन्होंने कहा है तो निमंत्रण उनको मिलना चाहिए, हम तो अनुरोध ही कर सकते हैं, क्योंकि वो राम जी के ऊपर अच्छे भजन भी गाते हैं। लेकिन उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है ना, हमें ये समझना पड़ेगा। जब 317 हटने से जम्मू कश्मीर में एक बहार आ गई है, यहाँ पर टूरिस्ट आ गया है, टेररिज्म से टूरिस्ट स्टेट बन गई है, खुशहाली आ गई है, कश्मीर खुल चुका है, कश्मीर के अंदर ब्लड शेड ख़त्म हो चुका है, तो उनको इसमें सहयोग करना चाहिए ना। वो जो दोहरी नीति वाली उनकी बात है वो ठीक नहीं है। बाकी रामलला 22 जनवरी को अयोध्या में विराजेंगे। 500 साल के वनवास के बाद 22 जनवरी को वो अपने घर जाएंगे। पूरे देश के अंदर जो है वो दिवाली मनाई जाएगी, क्योंकि 12 साल के वनवास काटने के बाद जो हम दिवाली मनाते हैं उससे बड़ी दीपावली पूरे देश के अंदर मनाई जाएगी और एक भव्य और बड़े तरीके से एक उनका भगवान रामलला जी का अयोध्या में स्वागत होगा। जाते जाते सिर्फ आखिरी सवाल पूछूंगा, भाजपा की बात करें, युवा इकाई की बात करें, लगातार पिछले 2 सालों से जम्मू के डोगरे कलाकारों को सम्मान दे रही है। हाल ही में आपने प्रोग्राम एक करवाया था जिसमें एक कलाकार जो है नाराज़ नज़र आए, उन्होंने अपने दिल की बात वहाँ पर रखी, उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी और ये कहा कि देखिए हो सकता है मेरे शब्द कुछ ऐसे होंगे, मैंने माफ़ी भी मांगी, उसमें आपका रिएक्शन भी आया। वहाँ पर क्या चीज़ें थी कि आपको लगता है कि नेता को खरी खोटी अच्छी सब चीज़ें सुननी चाहिए, ऐसी क्या बात होगी कि आखिरकार कि आपको भी वहाँ पर रोकना पड़ा कि आप इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल मत कीजिए, आप गाना गाइए? देखिए, नेता को सब सुनना है। जब हमारी लाइफ पब्लिक हो गई तो हमें पब्लिक को सुनना है, वो कुछ भी कहे। और भारतीय जनता पार्टी जो है तो वैसे ही सेवक है, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधान सेवक हैं और हम सब सेवक हैं, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीबों के बीच में काम कर रही है। इसलिए कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोले, कितना भी बोले, कोई इतराज़ नहीं है। एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में हर आदमी को राइट है। अभी आपने आपको बता, अभी आपने मेरे से बात कही, मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोला, लेकिन कोई एक स्टेज भी होती है, कोई एक जगह भी होती है, कोई बात नहीं है। वो जब आए स्टेज के ऊपर 7-8 मिनट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला, कोई इतराज़ नहीं था। लेकिन उसके बाद एकदम उन्होंने जम्मू के खिलाफ बोल दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू के नेता नालायक हैं, हिमाचल और कश्मीर के नेता लायक हैं। उस वक्त मैंने कहा कि इनको रोका जाए। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के हद तक बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। ये डोगरा सम्मान का कार्यक्रम है और जम्मू में नेता डोगरा हैं, चाहे बीजेपी के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, चाहे पीडीपी के हैं। वो इनडायरेक्ट डोगरा नेताओं को नालायक बोल रहे हैं और कश्मीर के नेताओं को काबिल बोल रहे हैं। इनको आज के कार्यक्रम में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसलिए मैंने उनसे, मैं भी वहाँ इन्वाइटी था, मैं कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं था। जैसे उनको इन्विटेशन आया था, उनको गाने का इन्विटेशन था, हमें सुनने का इन्विटेशन था। उत्तम जी ने ये भी कहा कि देखिए हो सकता है मेरे दिल में जो था, मन में था, मैंने बोल दिया, लेकिन उनके बाद उन्हें माफ़ी मांगी। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है अगली बार आप हमें कार्यक्रम में बुलाएं या ना बुलाएं। आपको लगता है कि ये हीट ऑफ द मोमेंट था? क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि
बाकी चीज़ें आपने भाजपा के खिलाफ बोली, एक्सेप्टेबल है भैया, हम लोगों के सेवादार हैं, हम सुन सकते हैं। लेकिन एक चीज़ नहीं एक्सेप्ट हुई कि जब आपने ये कंपैरिजन किया कि जम्मू के डोगरे जो यहाँ पर बैठे हैं, जो यहाँ के जम्मू के नेता हैं, ये सब नालायक हैं और जो लायक हैं वो कश्मीर और हिमाचल वाले हैं, तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। हाँ, देखिए ना, उन्होंने जम्मू के डोगरा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा जम्मू के नेता। और जम्मू के नेता कौन है? बिल्कुल डोगरे। बिल्कुल चाहे बीजेपी में है, चाहे कांग्रेस में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, चाहे पीडीपी में है ना। जी। तो वो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा कि हम डोगरा सम्मान वाले दिन हम डोगरा नेताओं को ही, जम्मू के नेता सारे डोगरा हैं, हम ऐसा शब्द इस्तेमाल करें। ना जाने उनके अंदर क्या ठेस थी, उनको क्या था, उन्होंने निकाला, अच्छा किया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुझे जब तक वो भाजपा के खिलाफ बोलते रहे हमारा कोई रिएक्शन नहीं था। जब उन्होंने जम्मू के नेताओं के खिलाफ बोला, जम्मू का शब्द इस्तेमाल किया, तो उस वक्त मुझे थोड़ा चुभा, इसलिए मैंने रिएक्शन दिया। मैं कहता हूँ मुझे वो भी नहीं देना चाहिए था। मैं ये कहता हूँ मुझे वो भी नहीं देना चाहिए था, लेकिन जब इस लेवल पे बात चलेगी तो मैंने रिएक्शन बना। उन्होंने बाद में ये कहा कि भाई मैं किसी के दिल को अगर ठेस पहुंची है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। दूसरा उन्होंने कहा कि अगली बार नहीं बुलाएंगे, पर क्यों नहीं बुलाएंगे, हम तो ऑर्गेनाइजर्स को बोलेंगे। वो इतना अच्छा गाते हैं, इतने अच्छे कवि हैं, वो इतना समय बांधते हैं। मैं कहता हूँ मैंने उनका बड़ा नाम सुना है, ठीक है, और हम उनका सम्मान करते हैं, उनका मान करते हैं, इसलिए युवा मोर्चा ने उनको बुलाया था। अगली बार क्यों नहीं बुलाएंगे, दोबारा बुलाएंगे, क्या इतराज़ है। गाते गाते को कटाक्ष करते वो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। जैसे एक चैनल है, उस चैनल में क्या होता है, उसका नाम भूल गया हूँ। उस चैनल में शाम को कवि आ जाते हैं, ऑडियंस बैठ जाती है। आधे कवि जो है वो एक पार्टी के फेवर के होते हैं, आधे कवि दूसरी पार्टी के फेवर के होते हैं। एक नेता उन्होंने जिस उस पार्टी का बुलाया होता है, दूसरा नेता दूसरी पार्टी का बुलाया होता है। और कवि जो होते हैं वो कटाक्ष करते हैं। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के हक का है, वो कांग्रेस के खिलाफ कभी कटाक्ष करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कवि होते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसियों को कटाक्ष करते हैं। और जो वहाँ पर एंकर बैठे होते हैं वो बाद में नेताओं से पूछते हैं। ये समा बांधने वाली बात थी। वो कटाक्ष में भी समा बांध सकते थे, जी है ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता। तो शुक्रिया बहुत बहुत। विनोद गुप्ता जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। बात की हमने 370 को लेकर, बात की हमने 35A को लेकर, बात की हमने अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर को लेकर। जिस तरीके से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा था कि प्रभु श्री राम सबके हैं, जी हाँ बिल्कुल सबके हैं, और ये भी कहा था कि अभी तक हमें निमंत्रण नहीं आया, निमंत्रण आएगा तो हम ज़रूर जाएंगे। और वहीं पर विनोद गुप्ता जी से हमने ये भी सवाल पूछा कि जब आप डुग्गर सम्मान प्रोग्राम वहाँ पर भाजपा की युवा इकाई करवा रही थी, तो वहाँ पर कलाकारों की कुछ नाराज़गी थी, उन चीज़ों को लेकर भी क्लियर आउट किया कि देखिए हुआ क्या था और क्या सच्चाई थी। और रही बात, उन्होंने ये भी माना कि हाँ, रिएक्शन जैसा भी मेरी तरफ से आया ऐसा नहीं आना चाहिए था। आप देखते हैं जनमन, राहुल खत्री।